वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अरे चलो मैम क्लास में आ गई। आज की वीडियो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, यानी कि फर्म की थ्योरी है और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में। अब ये एक एक करके मैं एक एक वर्ड आपको बताऊंगी कि इसका तात्पर्य क्या है, और आपके जो स्टार्टिंग है उसमें भी पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पहले उसके पारिभाषिक लक्षण दिए हुए हैं कि क्या होती है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड में आने के लिए, इसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये बोर्ड में आए। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं मैम के क्लास में। पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति क्या होती है और उसमें फर्म का सिद्धांत किस प्रकार से डेवलप होता है। मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, आपकी मम्मी ने आपको मार्केट में भेजा सब्जी लेने के लिए। आप सब्जी की मंडी में गए, वहाँ आप क्या देखते हैं? वहाँ आप देखते हैं टोकरी लिए या फिर यूं ही लगाए हुए सब्जियाँ। कितने सब्जी वाले होते हैं? बहुत सारे सब्जी वाले होते हैं। अलग अलग ढंग की सब्जियां भी बेचते हैं और एक ढंग की सब्जी भी सारे सब्जी वाले बेचते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए ठंडी आ रही है, मटर का सीजन है, तो सारे के पास मटर भी होगा, आलू भी होगा, प्याज होगा, भिंडी, यानी कि जितनी भी सब्जियां हैं सब होंगी। आप यहाँ जाते हैं, आपकी तरफ बहुत सारे लोग भी जाते होंगे, थैला पकड़ा और चल दिए सब्जी लेने। सुबह के टाइम कभी सब्जी मंडी जाइए, उसका भी अलग ही एक मज़ा होता है। अगर आप ठेले वाले से लेते हैं वो आपको आनंद नहीं आएगा जो कि सब्जी मंडी में जा कर के लेने में आएगा। क्यों अब ये तो मैं नहीं बता सकती क्यों, लेकिन मुझे तो भाई अच्छा लगता है। हालांकि मैं जाती नहीं, बहुत कम जाती हूँ, लेकिन मैं जब भी सब्जी मंगाती हूँ तो सब्जी मंडी से ही मंगाती हूँ। ऐसा क्यों होता है? अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपने सुना होगा अपनी मम्मी के मुंह से या फिर अपने पेरेंट्स के मुंह से, पापा मम्मा के मुंह से या फिर किसी के भी, या आप खुद भी ये चीज़ मानते होंगे कि सब्जियाँ जो हैं सस्ती होती हैं मार्केट में, सब्जी सस्ती होती है मंडी में, ठीक है। और जो रेहड़ी वाले जो ठेले वाले होते हैं, ठेले पे जो सब्जी लगाते हैं वो महंगा बेचते हैं, ठीक। अब देखिए यहीं पे आपको कुछ नहीं समझना है, इसको भूल जाइए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, केवल इतनी सी मेरी बात समझिए। आप सब्जी के मंडी में गए हैं, यहाँ बहुत सारे सब्जी वाले हैं, आपको लेना है आलू। आपने सोचा आलू ले लें, ज़्यादातर हम लोग आलू ही पहले लेते हैं ताकि वो नीचे आलू हो जाए, टमाटर वगैरह या फिर सॉफ्ट सब्जियाँ हम लोग ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक व्यवहारिक ज्ञान भी आपको दे दिया कि पहले जो है ठोस चीज़ें हम लोग लेकर के थैले में नीचे रख देते हैं या अलग थैले में रख देते हैं। आप गए, आपने देखा इसके पास आलू है, ठीक है। आप गए, इसके पास आलू पूछा भाव, इसने बता दिया भाई 50 रुपया किलो। आप क्या इससे ले लेंगे? अगर आप विवेकशील हैं, यानी कि थोड़े भी समझदार हैं, तो आप इससे नहीं ले लेंगे। भाई आप मंडी में आए हैं, मंडी का भाव पता करेंगे, फिर आप आगे 2-4 के बाद जाएंगे, पूछेंगे भैया इसका क्या दाम है, वो बोलेगा 45 रुपये किलो। आप अंदर जाएंगे, हो सकता है 45 में ही मिले, या हो सकता है थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करें या फिर थोड़ा सा उसको जल्दीबाजी हो तो वो 40 तक में भी दे सकता है। तो इस तरह से यहाँ क्या है, 40 में दे दे या फिर हो सकता है वो 45 में ही दे, लेकिन एक रेट जो है आपको मंडी में मिल जाती है जो कि सही है, वो है 45, ठीक है। 45 वो रेट आपको मिल जाता है। अब ये 45 से ऊपर यानी कि 50 या 60 आपको कोई नहीं बेचेगा। अगर कोई इसमें 60 बोलता है तो आप सीधे उसको रिजेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके लिए कि भैया 45 में दोगे तो ठीक, नहीं उससे कम में दोगे तो ठीक, नहीं तो 45 में तो दे ही रहे हैं, 60 की तो कोई बात ही नहीं, उसको तो पहले आप रिजेक्ट कर दोगे। दूसरी तरफ ये भी इतने बेवकूफ़ नहीं कि कोई 60 रुपये किलो आलू लेकर के बैठ जाए। कोई स्पेशल आलू तो होगा नहीं, भाई आलू मंडी में आई है, वो सबके पास है, तो ये 60 रुपये भी नहीं बोलेगा। जब ये देखेगा आसपास का भाव इतना है तो ये भी क्या करेगा, ये जो इसने ऊपर चढ़ा रखा है अपने 60 रुपये किलो को, उसको वह नीचे डाउन करके कहाँ ले आएगा? 45 पर ले आएगा, जिसपे आलू की डिमांड है, जिसपे सभी ने रखा है। अब ये बताइए दूसरा जो बंदा थैला लेके आया है वो ये तो नहीं बोलेगा कि भैया 20 रुपये किलो आलू दे दो,
हाँ, 20 रुपए बोलेगा तो ये सब बोलेंगे जाओ भैया आलू तुम नहीं खरीद सकते। मतलब मेरी समझी आपने? ये भी जब 4 दुकान घूमेगा इसे लगेगा कि भाई 45 में आलू है, इससे कम में नहीं मिल सकता है ना। तो ये भी अपने रेट को जो इतना गिरा दिया था इन्होंने 20 रुपए किलो, कंजूस राम ये सोच के आए थे कि 20 रुपए में आलू मिल जाएगा, वो ये चढ़ा करके कितना करेंगे, 45 तक कर लेंगे। तो यहाँ आपने देखा क्या कि विक्रेता की तरफ से भी और क्रेता की तरफ से एक भाव, एक लाइन बन गया, वो 45 रुपए किलो आलू का है। ठीक है, तो यही सारी सब्जियों के साथ लागू होता है। अब आप बताइए कि ऐसा संभव हुआ कैसे? अगर ठेले वाले की बात करें, ठेला वाला आया साइकिल पे, उसने ठेलियाँ लगाई आलू की, वो आपको, यही एक ठेले वाला है, 1 या 2 होते हैं, आए और आपको बोल रहा है कि भाई ले लो आलू 50 रुपए। तो आप कहेंगे नहीं लेंगे, तो ये चला जाएगा, या तो आप मंडी जाइए, या तो अगर ठेलिया से लेना है तो इस 50 को ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पे और यहाँ में क्या अंतर है? यहाँ पे आपको सस्ती मिल गई। क्यों सस्ती मिली? यहाँ आपको एक रेट फिक्स मिली, आपने नहीं लिया तो ये चला गया, आपको नहीं मिली आलू। तो यहाँ पर आपको जो अंतर समझ में आ रहा है, यही अंतर पूर्ण प्रतियोगिता का अंतर है। मतलब यह कि ये जो चीज़ है, ये जो पूरी स्थिति मैंने अभी आपको बताई, जहाँ बहुत सारे विक्रेता हैं, बहुत सारे विक्रेता जिन्होंने मिलकर के 45 पे कर लिया आलू, और बहुत सारे क्रेता यानी खरीददार भी हैं जिन्होंने अपने भाव को ऊपर करके 45 कर लिया आलू। तो यहाँ पे बहुत सारे विक्रेता और बहुत सारे क्रेता हैं, और ये पूरी स्थिति क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता की है। यानी कि यहाँ मांग जो है हमारी कैसी है? मांग हमारी लोचशील है। यानी कि यहाँ पे हम थोड़ा भी अगर बढ़ोगे तो भैया हम तुमसे नहीं आलू लेंगे, इनसे लेंगे, ये बढ़ गए तो इनसे लेंगे, है ना। हमारी मांग तुरंत शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, और यहाँ पे स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता की नहीं है, ये अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। तो हमें पढ़ना क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि कुल मिला के आपको मंडी जाना ही पड़ेगा, है ना। अब बात आती है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है ये तो आपने देखा ही। आप लिख सकते हैं कि बाजार की एक ऐसी स्थिति है यह पूर्ण प्रतियोगिता जिसमें व्यक्तिगत रूप से कोई भी क्रेता या विक्रेता इतना शक्तिशाली नहीं हो कि वह बाजार में प्रचलित मूल्य को प्रभावित कर सके। अब बात आती है विशेषताओं की कि पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में हमने अभी ये देखा कि बहुत सारे विक्रेता और बहुत सारे क्रेता हैं। तो सबसे पहले तो यही इनकी विशेषता बन जाती है। पहला इसकी विशेषता क्या बन जाती है? क्रेता और विक्रेता की अत्यधिक संख्या। यानी कि हम पहले ही स्पष्ट मैंने किया है ना कि पूर्ण प्रतियोगिता के लिए आवश्यक है कि क्रेता विक्रेता की संख्या इतनी अधिक हो कि न तो कोई क्रेता अपने क्रय से और न कोई विक्रेता अपने विक्रय से, यानी भैया वो भी ना 60 रुपए किलो कर पाए आलू को और आप भी ना ऐसा गिर जाएं कि 20 रुपए किलो कर दें। तो कोई भी क्रेता अपने क्रय से और न कोई विक्रेता अपने विक्रय से या उत्पादन से मूल्य को प्रभावित कर सके। तो इस प्रकार बाजार की शक्तियों के क्रियाशीलन, अब यहाँ क्या काम करती है? आप कहेंगे कि किसने निर्धारित किया? तो ये बाजार की जो है वो शक्तियाँ होती हैं। ये बाजार की जो शक्तियाँ होती हैं इसको कहते हैं बाजार की शक्तियाँ। तो बाजार की शक्तियाँ जो हैं उन्होंने निर्धारित कर दिया मूल्य को, जो कि हमारा क्या था? 45 रुपए प्रति केजी आलू, है ना। इस आलू को किसने निर्धारित कर दिया? एक बाजार की शक्तियाँ। अब कोई शक्ति देवी जी नहीं आ जाती, दुर्गा जी या फिर कोई अन्य भगवान, ऐसा मत सोचिएगा। ये जो शक्तियाँ हैं ये क्या हैं? ये वही चीज़ है कि आपने बार्गेनिंग की, आपने कहा नहीं भैया 60 में नहीं 45 में दो, वो देखो फला तो 45 में दे रहा है, और इन्होंने कहा कि अरे भैया आप कहाँ से 45 से 20 रुपए किलो बोल रहे हो, कम से कम 40 या 45 या 50 दे दो। तो इस तरह की ये जो बार्गेनिंग है हमारी, यानी कि आप यहाँ पर जा करके केवल चुपचाप एक यहाँ से लेके नहीं चले आते, आप भी बोलते हैं और ये जो सब्जी देने वाला ये भी बोलता है। तो ये जो बोलने की शक्ति है ना, ये जो बार्गेनिंग की शक्ति है, बार्गेनिंग की शक्ति ही क्या कहलाती है? बाजारी शक्तियाँ। तो यहाँ पे एक अज्ञात शक्ति है, वो है बाजारी शक्तियाँ। ये जो बाजार की शक्तियाँ होती हैं वही मूल्य को निर्धारित
कर देती हैं और वही प्रचलित मूल्य रहता है। कहते हैं ना मार्केट में क्या भाव चल रहा है, तो वो भाव जो चल रहा है उसको चला रही हैं, यही बाजार की शक्तियाँ और यही प्रचलित मूल्य होता है। और इसको कौन स्वीकार कर लेता है? क्रेता भी और विक्रेता भी। जैसे 45 रुपये किलो आलू को हमने स्वीकार कर लिया, ठीक है, तो इसी में अपनी संतुष्टि को समायोजित करता है। अब आपको चाहिए 2 किलो आलू तो आप ले लीजिए 2 किलो, आपको चाहिए 20 किलो तो 20 किलो लीजिए। तो इसी में आप अपनी संतुष्टि को समायोजित करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो ये प्राइस होता है लगभग क्या हो जाता है? जी हाँ, फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो पहली विशेषता ये है कि क्रेता और विक्रेता की अत्यधिक संख्या होती है, जिससे ये मूल्य को प्रभावित, कीमत को प्रभावित नहीं करते हैं और एक बाजारी शक्तियों के द्वारा एक फिक्स मूल्य, एक निश्चित मूल्य जो होता है, एक प्रचलित मूल्य निर्धारित हो जाता है, जिसपे क्रेता विक्रेता दोनों ही अपनी संतुष्टि को एडजस्ट यानी समायोजित करते हैं। दूसरी विशेषता है स्वतंत्र निर्णय। अब ये स्वतंत्र निर्णय क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है ये। इसमें क्रेता तथा विक्रेता स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि सारे विक्रेता आपस में साठ-गांठ कर लिए कि नहीं इतने में ही देंगे। भाई हो सकता है 45 का वो किसी को 46 भी दे दे, या फिर हो सकता है 44 में भी दे दे आलू, है ना। तो यहाँ पे कोई साठ-गांठ नहीं होती, कोई समझौता, न तो विक्रेताओं के बीच किसी प्रकार का समझौता होता है न क्रेताओं के बीच। प्रत्येक क्रेता तथा विक्रेता बिना यह विचार किए ही काम करता है कि उसके क्रय विक्रय का अन्य क्रेताओं विक्रेताओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये सोचता नहीं है। भाई यहाँ पे सोचा नहीं गया कि हमने अगर 45 रुपए है आलू तो दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उसको भाई पटा, कहते नहीं है कि अगर आपको पटे तो आप दे दीजिए। तो इनको अगर ये चीज़ सही लगी तो इन्होंने 45 रुपये पर केजी दिया, आपको सही लिएगा तो आपने लिया। तो यहाँ पे कोई पहले से निर्णय नहीं होता है, बल्कि स्वतंत्र निर्णय के द्वारा सारे काम होते हैं। तीसरी जो विशेषता है वो है वस्तुओं में एक रूपता, यानी कि वस्तु आपकी एक समान होनी चाहिए, एक दूसरे पे प्रतिस्थापित हो सकती हो, एक दूसरे पे यूज़ की जा सकती हो। जैसे आलू की आपने यहाँ पे बात की, तो आलू जो है एक ही ढंग का हो। जो 45 रुपये पर केजी का आलू बिक रहा है वो सब आलू एक ही ढंग का हो सकता है। यहाँ पे एक और आपने सुना होगा, कुछ टेढ़े मेढ़े से आलू होते हैं, ये होते हैं पहाड़ी आलू, लाल रंग के होते हैं, है ना। तो ये पहाड़ी आलू हैं और ये हो सकता है कि आपको ये 48 रुपये पर केजी मिल जाए, 48 रुपये से लेकर के 50 रुपये पर केजी मिल जाए, इनका भाव 50 रुपये में निर्धारित हो जाए। तो यहाँ पे वस्तुओं में एक रूपता होनी जरूरी है। पूर्ण प्रतियोगिता की अगर आप बात कर रहे हैं, मंडी में जा रहे हैं, तो आप आके हमसे ये नहीं कहिएगा कि मैम आपने कहा था आलू इतने में है, लेकिन वहाँ दूसरा जो बंदा था वो बैठा हुआ था और आलू ही बेच रहा था और उसने कहा कि नहीं मैं 50 से कम में दूंगा नहीं, और उसका बिक भी रहा था। तो भाई उसका क्यों बिक रहा था? क्यों? क्योंकि ये दोनों आलू बराबर नहीं हैं। ये दोनों आलू में विभिन्नता है, इनमें विभेद है। आलू ये सिंपल आलू हैं और वाइट वाले, और ये पहाड़ी आलू लाल वाले हैं जो कि थोड़े महंगे बिकते हैं, पहाड़ों से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि वस्तुओं में एक रूपता हो, यानी कि वस्तु में विभेद बिल्कुल ही ना हो, यानी वस्तु में भेद किया ही नहीं जा सकता है, ठीक। और ये दोनों एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न भी होने चाहिए। जैसे कि दूसरा अगर आलू बेच रहा है जो कि 45 में, ये दोनों एक दूसरे के प्रति स्थानापन्न है। लेकिन पहाड़ी आलू और आलू को आप एक मान के सोचेंगे कि पहाड़ी आलू की जगह आलू का यूज कर लें तो नहीं हो सकता। भाई इसका स्वाद अलग है, इसकी डिमांड अलग है। तो हमने यहाँ क्या देखा? तीसरी हमारी क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं में एक रूपता होनी चाहिए। जो हमारा पूर्ण प्रतियोगिता का जो विशेषता है वो है बाजार से संबंधित पूरा ज्ञान होना चाहिए। भाई आप मंडी में गए, आपने जो फर्स्ट में बैठा हुआ है आलू वाला, उसी से आलू लेकर के अगर आप आ जाएंगे बाजार में, मंडी में पता नहीं करेंगे तो हो सकता है ये आपको ठग दे, है ना। हम लोग के पेरेंट्स भी कहते हैं कि भैया मंडी घूमना, अंदर जाना, अंदर वाले, और मेरी भैया मदर कहती हैं वो तो सबसे पीछे बैठा है, सबसे छुप के जो बैठा है उसी से आलू लेके आना। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि आप जब मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ से मान लो एंट्री है और यहाँ लास्ट पॉइंट है, यहाँ तक जाते हैं तो सब आलू वाले या सब सब्जी वाले का आप भाव पता करते हुए जाते हैं और सब्जियों को भी देखते जाते हैं कोई सड़ा गला ना दे दे। तो फर्स्ट में जो बैठा हुआ है बंदा उसी से लेकर के न चले आए। तो इसके लिए जरूरी बाजार संबंधित पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान क्या होगा कि तभी होगा जब आप पूरा मार्केट घूम के ही आलू लेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति तब उत्पन्न होगी जब बाजार से संबंधित पूर्ण ज्ञान हो, और ज्ञान इनको भी हो। ये जो महाशय बैठे हैं ऐसा ना हो पहले ही बैठे या लास्ट में
बैठे, इनको मालूम ही नहीं कि आलू का क्या भाव है, और इनके खेत में आलू हो गया, इन्होंने लगा दिया 20 रुपए, ले लो भैया तौल लो, ठीक है। तो इनके लिए 20 बहुत है, लेकिन इनको भी बाजार का पूरा ज्ञान होना चाहिए, होता है तभी ये पूर्ण प्रतियोगिता कहलाती है। पूरा मंडी यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट है, आप भी जाइए घूमिए विक्रेता बन करके, और ये भी समझें इसको, घूमें क्रेता बन करके। तो क्रेता और विक्रेता दोनों को ही बाजार का, बाजार के मूल्य का, जो प्रचलित मूल्य है, किस में बेचना है और किस में खरीदना है, इससे संबंधित पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कोई यहाँ छिपाव नहीं होना चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता एक खुला हुआ बाजार होता है। तो इसमें ये एक विशेषता होती है कि इसमें बाजार से संबंधित पूर्ण ज्ञान सभी को होता है। पांचवी जो विशेषता है, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन। हाँ, एक बात और आप नोट कर लीजिए भाई, एक बात और आप समझ लीजिए कि ये जो बातें हैं मैंने आलू के विक्रेता के हिसाब से बताई हैं। आलू का विक्रेता मान लीजिए फर्म है, फर्म यानी कोई फैक्ट्री, ठीक है। तो फर्म का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन होना चाहिए, यानी कि आलू वाला स्वतंत्र रूप से मार्केट में इन कर सके और स्वतंत्र रूप से आउट कर सके, यानी उसे नहीं बेचना तो मत बेचो, जाओ बाहर, आना है तो आओ, यानी यहाँ पे कोई नियम कायदा नहीं होता। आप भी नहीं जाएंगे तो वहाँ का पास दिखाएंगे कि भैया हमें मार्केट में जाने दो या फिर इतने रुपए पे ही जाने दो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये खुला बाजार, मैंने कहा ना आपसे कि ये खुला बाजार है, यहाँ इन आउट पे कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन होता है। फर्म यहाँ पे आलू वाले हैं मान लीजिए, इसी तरफ फैक्ट्री में अगर मान लीजिए, मैं आपको फर्म के हिसाब से समझा दूं, तो मान लीजिए कि एक पूरा उद्योग है, ये उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग या वस्त्र उद्योग, आप ले लीजिए वस्त्र का उद्योग, यानी कि बहुत सारी फर्में हैं इंडिया में जो कि वस्त्र का उत्पादन कर रही हैं, कपड़े का उत्पादन। कपड़ा तो ऐसी चीज़ है कि भाई इसका तो रोज ही फैशन बदलता रहता है, हर महीने हर दिन मेरे ख्याल से चेंज होता रहता है। तो कपड़े का उद्योग जो है वो लगा हुआ है, और ये जो बूंदी बूंदी मैंने दी है ना, ये डिज़ाइन नहीं है, ये सारे क्या हैं, एक फर्म है, ठीक। ये फर्म आप सोच नहीं सकते कि भारत में बहुत सारी फर्म है। हम लोग ऐसे सोचते हैं उद्योग है वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र उद्योग किसी एक ही नाम से नहीं है। जितने लोग, जितनी इंडस्ट्री, जितने फर्म जो होते हैं, जितनी कंपनीज जो होती हैं वस्त्र का उत्पादन करती हैं, उसको मिला करके हम एक वस्त्र उद्योग कहते हैं, ठीक है, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ पर फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन होगा। कोई फैक्ट्री मान लीजिए खन्ना एंड सन्स की आई, खन्ना एंड सन्स की जो कंपनी है, जो फर्म है, इन्होंने कपड़े का उत्पादन शुरू किया, वो सीधे मार्केट में आ गई। इनको कहीं से कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे किसी से एग्रीमेंट करना हो या फिर किसी से, बस कुछ जनरल फॉर्मेलिटीज़ पूरा किया इन्होंने और ये मार्केट में अपने शॉप को स्थापित कर दिया। शॉप से फर्म बना, कई शॉप हो गए, कई शॉप से फैक्ट्री इन्होंने डाल ली। तो यहाँ पे प्रवेश और बहिर्गमन यानी बाहर आना, अंदर जाना। अब इनको मान लो घाटा हुआ, इन्होंने बंद कर दी वस्त्र बनाना, इन्होंने फैक्ट्री अपनी फर्म को बंद कर दिया। तो यहाँ पे कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन, कोई भी बाधा नहीं होगी। तो हमारा क्या विशेषता है पूर्ण प्रतियोगिता? यही पूर्ण प्रतियोगिता होगी। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। छठा जो इसकी विशेषता है, उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता, यानी कि लेबर। मान लीजिए फर्म में एल काम करता है ना, लेबर काम करता है, तो इससे जरूरी नहीं कि जिस फर्म में काम कर रहा है उसी फर्म 1 में ही रह जाए। वो फर्म 2 में भी जा सकता है, वो फर्म 3 में भी जा सकता है, और ये जाएगा। और इसकी जो मजदूरी होगी, इसका जो वेज होगा, वो कैसे निर्धारित होगा? इसके सीमांत उत्पादकता के कारण। इसका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, यानी ये कितना उत्पादन कर पा रहा है, इससे निर्धारित इसका वेज हो जाएगा, इसकी मजदूरी हो जाएगी। और यह चाहे फैक्ट्री 1 में जाए, फैक्ट्री 2 में जाए या फैक्ट्री 3 में जाए, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो लेबर या श्रम जो है, इसमें पूर्ण गतिशीलता होती है, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, लेबर का भी कल्याण होता है। इसके जो वेज होती है, इसकी जो मजदूरी होती है, वो अगर ये वाजिब नहीं दे रहे तो वो यहाँ चला जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनीज छोड़ के लोग दूसरी कंपनीज में जाते हैं कि भाई वहाँ अच्छा नहीं पेमेंट मिल रहा था, या फिर अच्छा कहीं मिल रहा हो वहाँ पे चले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और ये गतिशील होती हैं। क्यों होती हैं? इसका देखो, सब चीज़ का यही एक कारण है कि यहाँ पे क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या है। यहाँ कंपनियों की और फर्म की बहुत सारी संख्या है। इंडिया में बहुत सारी, वर्ल्ड में बहुत सारी संख्या है जहाँ पे ये लेबर जा सकता है। आप मान लो लेबर हो, आप काम करना चाह रहे हो कंपनी में, तो आपकी बहुत सारी कंपनी आपके लिए ऑप्शन में हो सकती हैं। कोई एक से आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, एक को छोड़ के दूसरे में भी आप जा सकते हो। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में भी यही है कि उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है।
इस तरह से हमने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषता है मुख्य रूप से 6 विशेषता होती है। आपके पुस्तक में शायद कुछ कम विशेषताएं दी हुई हैं, 4 दी हुई हैं, कोई बात नहीं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने 6 विशेषताएं लिखी। जब आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको लिख के इसके अंदर वो बातें लिख सकते हैं जो मैंने आपको समझाई। तो विशेषता को फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला है क्रेता और विक्रेता की अत्यधिक संख्या, दूसरा स्वतंत्र निर्णय, तीसरा वस्तुओं में एक रूपता, चौथा है बाजार से संबंधित पूर्ण ज्ञान, पांचवा है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन, और छठा है उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता। एक वर्ड है आपकी पुस्तक में संप्राप्ति। संप्राप्ति क्या है? आप बिल्कुल ही टेंशन मत लें, ये बहुत ही नया कोई वर्ड नहीं है। वर्ड नया हो लेकिन इसका कॉन्सेप्ट वही पुराना है। कुछ नहीं, संप्राप्ति का मतलब होता है आय, या कितनी आय आप कमाएंगे पूर्ण प्रतियोगिता में। आपने जैसे यहाँ 45 रुपये पर केजी आलू का आपने बताया, तो आप अगर 1 किलो आलू, यानी कि आपके पास उत्पादन कितना है, मान लीजिए आपके पास 10 केजी आलू हैं, ठीक है। आप मान लीजिए 1 मिनट को विक्रेता हैं और आपके पास जो टोकरी में आलू हैं वो कितने हैं, 10 केजी हैं। तो आप अगर पूरा का पूरा मान लीजिए आपका बिक जाता है, बड़े लकी हैं आप, ठीक है। तो आपका जब पूरा बिक जाता है तो आप कितना कमाएंगे, आपकी आय कितनी होगी, यानी कि यही संप्राप्ति कितनी होगी, 45 पर केजी है, ये निर्धारित है, ये बाजार की कीमत है। ये भी ध्यान रखिए, ये क्या हो जाती है, बाजार कीमत हो जाती है, यानी कि जो प्रचलित कीमत है वही बाजार कीमत है, वही निर्धारित, जो कि अद्भुत नहीं, जो कि ऐसी शक्तियों द्वारा, बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित किया गया। तो यहाँ पे 45 है तो 45 गुने आप कहेंगे 10। सो सिंपल। यहाँ पे आपका जो इनकम होगा, आपकी जो संप्राप्ति होगी वह कितनी होगी, ये 450 रुपए होगी। भाई 45 किलो पर केजी आलू है, आपके पास 10 केजी आलू है, तो 450 रुपए जो है आपकी संप्राप्ति हो गई। तो संप्राप्ति का क्या मतलब हुआ, संप्राप्ति का मतलब हुआ कुल संप्राप्ति P इंटू Q, ठीक है। जहाँ पे Q हमारे क्या है, क्वांटिटी है, यानी 10 किलो आप लाते हैं कि 20 किलो लाते हैं, और ये P है यानी प्राइस, जो कि फिक्स है। यहाँ पे अगर ये फिक्स है और ये चलायमान है तो आपको एक जो वक्र मिलता है वो कैसा मिलेगा, हमेशा ऐसे सीधी रेखा चढ़ता हुआ मिलेगा। अब इसी को हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसी मिलेगी, जीरो, मान लो कि जीरो है आपके पास, आलू टोकरी में कितना है, जीरो है, तो कितनी आपकी संप्राप्ति होगी, कुछ भी होगी नहीं, जीरो ये हो गया, जीरो से जीरो, जीरो पूरा कर दिया, तो आय भी हमारी जीरो यहाँ पे हो जाएगी। कीमत जो है हमारी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि कीमत हमारी जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे जब ये हमारा बढ़ रहा है, मान लो कि यहाँ पे है 1 किलो, तो हमें कितना मिला, 45 रुपये। 45 के हिसाब से देखिए, क्योंकि आलू हम लोग लेके चले हैं 45 रुपये किलो, ये कि फिक्स है, 45 हमारा फिक्स है, P हमारा 45 है। क्यों हमारा चेंज हो रहा है, क्यों हम किधर को लिख लेंगे, निर्गत, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं आउटपुट। आउटपुट यहाँ पे हमारा क्या है, आलू है, आलू की मात्रा भी इसे लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मान लो 1 किलो हुआ, तो यहाँ पे बढ़ के ये 45 हो गया, 0 से 45। ये 1 किलो, मान लो कि यहाँ पे 2 किलो है, तो यहाँ पे ये 90 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये संप्राप्ति है। ये बात आपको समझ में आ रही है, आई होप। कि यहाँ पर क्या है कि P जब फिक्स है और Q चलायमान है यानी गतिशील है, तो यहाँ पे हमें सीधी रेखा मिलती है। और इस तरीके से भी अगर हम देखें तो सीधी रेखा मिलती है कि अगर एक एक आलू की मात्रा जो है वो बढ़ती जाएगी तो संप्राप्ति हमारी बढ़ती जाएगी, यानी कि आय हमारी बढ़ती जाएगी। तो आय का जो समीकरण है कुल संप्राप्ति का क्या होता है, P इंटू Q होता है, ठीक है। P गुणे Q, जहाँ पे P क्या है, प्रचलित कीमत है, बाजार कीमत है, और Q क्या है, मात्रा है वस्तु की। करें औसत संप्राप्ति की, क्योंकि पूरे बाजार का अगर हमें लेना है तो औसत संप्राप्ति हम ले लेते हैं, ठीक है। तो औसत संप्राप्ति क्या होगा भाई, कुल संप्राप्ति बटे जितनी मात्रा है, यानी कि Q हमारी। तो यहाँ पे कुल संप्राप्ति हमारा क्या है, P इंटू Q है, जो कि अभी मैंने बताया, बटे Q, यानी Q से Q कट गया, यानी कि P, यानी कि औसत संप्राप्ति P के बराबर होगी। यहाँ हम कह सकते हैं कि कीमत स्वीकारक फर्म के लिए, भाई कीमत को स्वीकार करना ही पड़ेगा, एक आलू वाले को भी और एक आपको भी, है ना, स्वीकार करना पड़ेगा कि चलो 45 रुपये पर केजी है। तो कीमत स्वीकारक फर्म भी होती, फर्म भी कीमत स्वीकार कर रही हैं, तो उनके लिए क्या होगा, औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर हो जाएगी। यहाँ देखिए क्या हुआ है, औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर हो गई है। तो यहाँ पे अगर हम अगर इनका हम लेने चलें कि ग्राफ कैसा होगा, तो ये चढ़ता हुआ नहीं होगा, बल्कि ये इस तरीके का होगा। ये जो ग्राफ होगा ये P, यानी कि ये क्या है, 45 रुपये है। ये जो आपने कहा ना 45 रुपये फिक्स हो गए बाजार के लिए, तो ये 45 रुपये ही है, ये कीमत रेखा कहलाती है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, कीमत रेखा,
ठीक, ये जो बाज़ार कीमत है इस पर जब हम एक लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे अगर हम कीमत लेते हैं तो ये कीमत हमारी फिक्स हो जाती है, जैसे यहाँ 45 पे हो गई। और आउटपुट हमारे यहाँ पे आप चाहे 45 में 1 किलो बेचो भैया, चाहे तुम 50 किलो बेचो, ये तुम्हारी मर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलो बेचो या 50 किलो, इसी कीमत पे आपको बेचना है। तो यहाँ हम समायोजित क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट किसका कर सकते हैं, ओनली आउटपुट का। आउटपुट को हम यहाँ पे इसी कीमत पे एडजस्ट करके अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं, या कोई फर्म या कोई विक्रेता अपने लाभ को बढ़ा सकता है। अब बात करें अगर सीमांत संप्राप्ति की यानी सीमांत आय की यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू की, एमआर की, तो कुल संप्राप्ति में परिवर्तन बटे मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, तो मात्रा में कुल संप्राप्ति में अगर परिवर्तन हो जा रहा है बटे मात्रा में परिवर्तन कर दे रहे हैं तो वो हमारा कुल जो एमआर है वो निकल आता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कुल संप्राप्ति में परिवर्तन क्या होगा, पहले तो ये पी क्यू है, 2 मान लो हो गया, पहले पी क्यू यही तो संप्राप्ति थी ना, ये इसके बीच में जो है गुणा का चिन्ह होता है, ये आप जानते हैं। तो अगर मान लो कि पी क्यू 1 से लेकर के ये पी क्यू 2 हो जाती है, मतलब कि 45 रुपये में आप बेच रहे हो, उसके 50 आपने कर दिया। तो ये चीज़ आप यहाँ पे जब इसमें परिवर्तन दिखाओगे तो यहाँ पी क्यू 2 माइनस पी क्यू 1 करोगे, यही तो करते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गया। और मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में कितना परिवर्तन हो गया, Q2 माइनस Q1, है ना, Q2 माइनस Q1 हुआ गया। तो यही हमारा एमआर हो जाता है। यानी कि इसे यहाँ पे हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ P कॉमन निकाल लिया हमने, Q2 माइनस Q1 हो गया बटे Q2 माइनस Q1। ठीक, यानी यहाँ पर भी हमारा जो एमआर है वो क्या हो गया, P के बराबर हो गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक कीमत स्वीकारक फर्म के लिए सीमांत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। भैया यहाँ भी ये चीज़ बराबर हो गई। ठीक है, तो अब यहीं पे मैं आपको बता दूं कि एपी यानी कि जो एवरेज संप्राप्ति थी, यहाँ एमआर होगा, एमआर जो है ये बराबर हो जाती है पी के। ठीक है, ये एमआर हमने निकाला, ये पी के। और यहाँ पे हमने एआर भी देखा था, यानी कि औसत संप्राप्ति यानी कि औसत रेवेन्यू जो हमने देखा था वो भी पी के बराबर था। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि एमआर बराबर एआर बराबर एमआर बराबर पी, यानी कि यहाँ हमें ये मिल जाता है। ठीक, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो औसत संप्राप्ति है वह सीमांत संप्राप्ति और कीमत बाजार कीमत बराबर होते हैं, तीनों चीज बराबर होती है। तो यहाँ पे जो ये हमारा एक ग्राफ था, ये जो ग्राफ था पी का, ये बराबर हम कह सकते हैं यहाँ एमआर और एआर भी यही होता है। ठीक है, यहाँ केवल क्यू हमें घटाना या बढ़ाना होता है और समायोजित करके लाभ कमाना होता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि एआर बराबर एमआर बराबर पी होता है। अब आगे हमें पढ़ना है कि लाभ कैसे होगा, लाभ को अधिकतम कैसे किया जाए। तो यहाँ थोड़ा सा तो क्लू आपको मिल गया होगा कि क्यू को ही एडजस्ट करके हम लाभ को अधिकतम करेंगे। लेकिन अब बस कीजिए भाई, इस वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं और फिर अगले वीडियो में आप इंतज़ार कीजिए, अगली वीडियो जल्दी आ जाए, इसके ऊपर जल्दी आएगी। और फिर अगले वीडियो में मैं बताऊँगी कि आगे एक फर्म जो होता है या फिर एक विक्रेता जो होता है वो अपने लाभ को अधिकतम कैसे कर सकता है और उसके लिए क्या क्या स्थितियां जरूरी होती हैं, और उसके सबसे जरूरी पार्ट जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि आपकी परीक्षा में आता है, कि उसका ग्राफ किस तरह से जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक कीजिए, और कोई भी क्वारीज हो तो कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। कोई भी क्वारीज, कोई भी भाई बड़ाई भी करनी हो तो कर देना कमेंट में जाके, मुझे उससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर किया कीजिए। भाई ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं आप, लेकिन चैनल को भी शेयर किया कीजिए और मेरे प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियो भी देखा कीजिए। और ये वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए। मैं कमेंट पे पता नहीं क्यों इतना फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे एक एक कमेंट ना, मुझे जैसा लगता है मेरे बच्चे सामने बैठे, मेरे स्टूडेंट, मेरे फ्रेंड्स सामने बैठे हैं और मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जब तक मैं लाइव नहीं आती हूँ तब तक तो भाई आप कमेंट करना पड़ेगा आपको। और चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, जी हाँ, जो लाल बटन है वो सब्सक्राइब करना है, लाल को ग्रे कर देना है, और जो घंटा है ना बगल में उसको भी टर्न से खींचो, बहुत अच्छी साउंड आती है उसमें। ठीक है, तो इतना काम आप जरूर कर दीजिएगा और मेरे अगले वीडियो का वेट कीजिए। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।